हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन में लास्ट लेक्चर में भी कुछ रिएक्शंस को कवर किया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब हम लोगों ने काफ़ी ढेर सारे नेम रिएक्शंस, एल्डोल, क्लेजन कंडेंसेशन, बेकमैन रिएक्शन और विटिग रिएक्शन जो लास्ट टाइम पे किया था, और पिनोकोल, मतलब बहुत ढेर सारे, और पिनोकोलोन का भाई बेंजिलिक एसिड रिएक्शन कवर कर लिए थे। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो एक रिएक्शन और लिखते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग जनरल रिएक्शन पे उसके बाद फिर हम लोग जनरल रिएक्शन पे आते हैं। तो पहले एक रिएक्शन और करते हैं, परकिन रिएक्शन। तो इसमें नीचे लिखो क्या होता है। इन दिस रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड दैट इज बेंजल्डिहाइड react with carboxylic acid anhydride in the presence of sodium salt of same carboxylic acid and form alpha beta unsaturated carboxylic acid as the product. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एज द प्रोडक्ट। तो समझो क्या है ये, PH CHO, ठीक है, यही आपको बोला है। इसकी रिएक्शन आप करोगे किसी भी एनहाइड्राइड के साथ। अरे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड होगा, कोई भी चलेगा, ठीक है। और इसमें क्या है आपके पास, उसी का ही सेम जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसी का ही सोडियम सॉल्ट। वैसे सॉल्ट कोई और भी चलेगा, मतलब कार्बोक्सिल उसी भी, पर उसी एसिड का सॉल्ट चाहिए। तो इससे बनता है PH CH डबल बॉन्ड CHR COOH, और ये एसिड है अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको लिख लो, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसमें देखो ये जो एनहाइड्राइड जो होता है, जैसे एनहाइड्राइड क्या है, O C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, और यही ओपन होगा, और इसके आगे CH2 और R, या फिर इसके आगे CH2 और R, ठीक है। और ये एनहाइड्राइड, तो ये ग्रुप होते हैं, ये एनहाइड्राइड ग्रुप ना आप समझ लीजिए, ये एनहाइड्राइड ग्रुप है। तो इसके पहला वाला कार्बन कौन है, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो फॉर परकिन रिएक्शन एनहाइड्राइड मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो अब देख लो, पहले इससे मिलता जुलता रिएक्शन क्या, एल्डोल, फिर उसी का आगे किया ईस्टर में क्लेजन कंडेंसेशन, अब परकिन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर क्योंकि मिलते जुलते सब भाई भाई है तो इसलिए लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो लॉजिक क्या है मैं बता देता हूँ। लॉजिक इसका कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, अरे एल्डोल कर ही लिया है। तो देखो क्या है, बेस क्या करता है, इस H को लेके जाएगा, इस पे आएगा माइनस चार्ज, और ये इस पे अटैक कर देता है, ठीक है। और फिर बाद में, अरे बेस वही जो कार्बोक्सिलिक एसिड का बेस लिया ना, बोला कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वही RCOO माइनस जो बेस है वो, तो ये इस पे अटैक कर देगा, और फिर आप समझ रहे यहीं से देखो जुड़ जाएगा। और फाइनली क्योंकि मीडियम वही एक्वस रहेगा, मीडियम एक्वस, तो फाइनली ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड करके टूट जाएगा। मतलब साथ में क्या बनता है, प्लस बनेगा इसमें R CH2COH, अरे साथ में ये टूट जाता है भाई ये। तो आप समझ लो कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इस पर अटैक करेगा। फाइनली आपके पास हाँ, तो अच्छा हाँ, आप बोलोगे जब सर अटैक करता है तो आपने कहा था कि ऐसे जाता है, अरे ठीक है वही चलो वही कर लेते हैं। तो पहले एक्चुअल इसमें ये बनता है PH CHOH, पहले यही बनता है एक्चुअल में, और फिर बनता है C, आपके पास जो होगा इसमें एक हाइड्रोजन ज़्यादा होगा एक्चुअल में, एक हाइड्रोजन हटाना था। फिर इसमें बनता है आपके पास H और ये R एक्चुअल में, और फिर आपके पास होगा COOH। अरे वो एक्वस मीडियम में ये एनहाइड्राइड है, आपको पता होगा ना, एनहाइड्राइड को जब पानी में डालते हैं तो दो एसिड करके टूट जाता है, तो ये टूट गया है, ठीक है। अब जब आप इसको हीट करोगे
तो ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। एक्चुअल में अल्टीमेटली यही बनता है क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होता है। देखो मैं रिपीट करता हूँ क्या है, पहले बेस ने क्या किया, एनहाइड्राइड को H के लेके गया, क्या माइनस चार्ज, ये इस पर अटैक करेगा, इधर जाएगा, तो इससे ये मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, इसको H पकड़ा देंगे, ये मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल टूट जाता है भाई, वही मीडियम है, वाटर है, तो इसको तोड़ देना, इसको अलग अलग कर लेना। ठीक है, तो मतलब ये अलग करके मैंने एसिड कर दिया। फिर क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है तो दोनों से मिलकर वाटर बाहर निकल जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें नीचे एक चीज़ और लिखो, एक्चुअल में इसमें दोनों मतलब पहले एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है जो और फिर बाद में दूसरा हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। इसमें नीचे लिखो फॉर परकिंस रिएक्शन अल्फा कार्बन मस्ट हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो जैसे पीएच मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखो, आंसर आ जाएगा। देखो मतलब कैसे प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जैसे आपके पास आ गए एसिटिक एनहाइड्राइड, और ऐसे एसिटिक एनहाइड्राइड ही वैसे ज़्यादा पूछता है इसमें, अगर पूछा भी तो COO तो इसको वाटर के फॉर्म में बाहर कर देना, और अल्टीमेटली वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाता है। ठीक है, और ये बनेगा PH CH डबल बॉन्ड CH COOH, दिस इज सिनामिक एसिड। इवन ये जो ट्रिक मैंने जो बताया, आप इसको चाहो तो एल्डोल में भी यूज कर सकते हो, कर लेते हैं एल्डोल भी हाथों हाथ, CH3 CHO। ठीक है, तो देखो एल्डोल में भी क्या करना, 2 बार लिखो इसको, तो पहले मतलब एल्डोल में बेसिक मीडियम और फिर हीट, आप करवा के देखना, यही बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। ठीक है, हाँ ऐसे मॉलिक्यूल को दिस इज सिनम एल्डिहाइड, नहीं एक्चुअल में ये नहीं है, दिस इज क्रोटोन एल्डिहाइड, इसको लिख लो, दिस इज क्रोटोन एल्डिहाइड। और अगर आप इसकी जगह अगर होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH और COOH, दिस इज क्रोटनिक एसिड, क्रोटोन एल्डिहाइड क्रोटनिक एसिड, तो ऐसे सिनामिक एसिड, और अगर इसकी जगह आप CHO कर दोगे, दिस विल बी सिनामेल्डिहाइड। ठीक है, तो समझ में आ गया परकिन रिएक्शन। तो मैं इसको नीचे वाला इरेज कर देता हूँ, परकिन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल और भी बता देता हूँ। जी रिएक्शन है, इसको ध्यान से करवाते हैं। आप करवा के देखो, यही बनेगा, ये मेन प्रोडक्ट, बाकी तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिलीज हो गई होगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा परकिन रिएक्शन। तो हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन्स के कुछ नेम रिएक्शंस कर लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम। देखो ऐसा है कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वो कर लिए हैं। अब इसमें कुछ और भी है रिएक्शन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, और साथ में आगे ये भी करेंगे, मतलब कि अरे 2 रिएक्शन मैंने पढ़ाए थे ना, क्लेमेंसन रिडक्शन, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन से क्या बनता था आपका और एल्केन, और साथ में वुल्फ किस्नर रिडक्शन, तो उनके मैकेनिज्म भी हम लोग साथ में आगे कर लेंगे। ठीक है, पहले अब कुछ मतलब बेसिक वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, उसका यूज़ करेंगे, फिर अब उन रिएक्शंस को उसके बाद करेंगे। तो देखो एल्डिहाइड कीटोन मेनली क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तब आप लोग फिर से हेडिंग लिखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्डिहाइड कीटोन मेनली क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट पे पहले एक बार देखते हैं क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O और R, दोनों साइड कार्बन होगा। अगर दोनों साइड कार्बन होगा तो ये आपके पास क्या लगा, कीटोन। अगर एक साइड कार्बन और एक साइड हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड, दोनों साइड हाइड्रोजन होगा तो दैट इज फॉर्मल्डिहाइड।
तो पहले यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये रिएक्शन आपके पास होता है, ठीक है, ये रिएक्शन होगा। एक बात को ध्यान रखना है इसमें, वो ये कि मैंने जो पहले बताया था कि इस पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उतना फास्ट रिएक्शन। इसके बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बोनिल कार्बन पे उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। और मैंने ये भी बताया था एल्डिहाइड की रिएक्शन कीटोन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक बार लिख लो, इसमें नीचे लिखो एज स्टेरिक हिंड्रेंस, ये जो लिखा एज स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड कार्बोनिल कार्बन इंक्रीजेस, ये कार्बोनिल कार्बन है, एज स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड कार्बोनिल कार्बन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज प्रिफर्ड इन एल्डिहाइड एज कंपेयर टू कीटोन। तो एल्डिहाइड में प्रेफर करते हैं कीटोन के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो इसमें लिखो एज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। ये सब बातें आपको पता है इसमें। तो हम लोगों ने इसको फिर से क्यों लिखा, एक्चुअल में इसी को लेकर कुछ रिएक्शन से कुछ बेसिक रिएक्शन पहले वो करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें नीचे पहला लिखते हैं फर्स्ट, कुछ बेसिक रिएक्शन में फर्स्ट करते हैं रिएक्शन विथ एल्कोहल। तो भाई एल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं, देखते क्या होता है। तो देखो क्या होता है, आपके पास एक्चुअल में अगर एक एल्डिहाइड लेते हैं, अगर आप इसकी रिएक्शन किसी एल्कोहल के साथ करते हो, ठीक है। तो एक बात को ध्यान रखना है कि आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, तो मीडियम स्लाइटली बेसिक होगा तो अच्छा है। तो बेसिक मीडियम में मतलब एक्चुअल में एल्डिहाइड कीटोन की मोस्ट ऑफ द रिएक्शन बेसिक मीडियम में प्रेफर होता है। तो मीडियम स्लाइटली बेसिक है, पर मैं उस पर वो लिखना नहीं चाह रहा, पर ठीक है, मीडियम स्लाइटली बेसिक, इस बात को ध्यान रखना। तो ये एक अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल है एल्कोहल, तो ये यहाँ से एक्चुअल पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा। देखो क्या बनेगा, R फिर COR डैश, और यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, और अरे यहाँ पे अभी प्लस चार्ज है, ठीक है। चलो, और अब यहाँ पे अरे यहाँ पे होगा IMPE। ये क्या है भैया, ये है इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, इंट्रामोलिकुलर। जो मॉलिक्यूल बनेगा, इस कार्बन पे OH है और OR है, ठीक है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्या है, दिस इज हेमी एसिटल, इसको बोलते हैं हम लोग हेमी एसिटल। अच्छा, हाँ, तो ये हेमी एसिटल होता है। अगर मान लो कि आपने एल्डिहाइड को आपने किसी एल्कोहल में डाल दिया, मान लो एल्डिहाइड को किसी एल्कोहल में डाल दिया और एल्कोहल का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, एल्कोहल का अमाउंट ज़्यादा एक्चुअल में है, तो उस केस में क्या होता है, एल्डिहाइड को जैसे आप डालते हो उसमें, तो एल्कोहल का अमाउंट क्या है, मान लेते ज़्यादा है, तो एल्कोहल क्या है, आपको पता है कि एल्कोहल वाटर से अच्छा बेस और वाटर से अच्छा न्यूक्लियोफाइल। अरे इथेनॉल मान लो, इथेनॉल वाटर से अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी और अच्छा बेस भी, दोनों है। तो अब ये जो एल्कोहल जो है एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल में, तो होता क्या है, अगर आपने एल्डिहाइड को अगर आपने वाटर में डाल दिया है तो ये इसको भी निकाल देता है बाहर, हाँ धीरे धीरे होगा पर निकाल देता है। तो फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम जो होगा, ये जो मॉलिक्यूल जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास OR डैश, और ये इसमें H, मतलब धीरे धीरे ये हो जाता है और इसका H प्लस भी बाहर निकल जाता है। इसका H प्लस इसके साथ मिलकर वाटर बना देता है। वाटर और अल्कोहल में ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल, तो रूल पता है, स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाला बाहर निकाल देता है। तो जब एक कार्बन पे दो OR आ गए, ठीक है,
पर इसमें एक साइड R है और एक साइड H, मतलब एक साइड कार्बन एक साइड हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। मतलब ये एल्डिहाइड से बनना, ध्यान रखना ये एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड से मैंने करवाया है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एसिटल। तो मतलब कि अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेते हैं तो हेमिएसिटल बनता है, और अगर अल्कोहल का अमाउंट सफिशिएंट है तो हेमिएसिटल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटल। तो इस ग्रुप को एसिटल बोलते हैं, ठीक है, ये आपका होता है। अब देखो ये लिख लो, अब देखो होता क्या एक्चुअल में, ये जो एल्डिहाइड एक्चुअल में, एल्डिहाइड का क्या होता है, बहुत इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है। मतलब आप समझो, जब भी मैंने बोला कि ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो एल्डिहाइड एक्चुअल में, इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है और बहुत इजीली वो बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इजीली, मतलब वेरी इजीली इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया तो उससे एल्डिहाइड बनाना समझ लो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस वजह से एल्डिहाइड को हम लोग मतलब ऑक्सीजन से थोड़ा दूर स्टोर करते हैं, मतलब एयर के कांटेक्ट में आते ही वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। या सेफ साइड हम लोग एक्चुअल में एल्डिहाइड को पहले अल्कोहल से रिएक्शन करवाया जाता है, उससे एसिटल बनाया जाता है। एसिटल का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है तो हम लोग उसको फिर स्टोर कर देते हैं, और जब बेसिक मीडियम एसिटल बन जाता है और जब उसको अगर एल्डिहाइड बनाना है तो दोबारा एसिडिक मीडियम में उसको हल्का सा स्लाइटली एसिडिक मीडियम में उसको डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, और आराम से दोबारा क्या होता है, एल्डिहाइड रिकवर हो जाता है। तो इसमें नीचे लिखो एल्डिहाइड इज वेरी इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, so aldehyde is never stored in pure form। मान लो आपको किसी एल्डिहाइड को स्टोर करना है किसी लैब में साल 2 साल 4 साल के लिए, तो उसको नॉर्मली प्योर फॉर्म में स्टोर नहीं करते। सो एल्डिहाइड इज नेवर स्टोर्ड इन प्योर फॉर्म। एल्डिहाइड आगे लिखो, एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटल फॉर्म एंड it is stored in acetal form ठीक है। तो उसको एसिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं, और एसिटल फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है, फिर बहुत इजीली एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, रियल लाइफ का एग्जांपल है। जैसे मान लो कि आप कभी सुला वाइन यार्ड गए, या फिर आप मान लो कभी यॉर्क वाइन यार्ड गए, तो वो जो वाइन जो देता है एक्चुअल में, आप कभी मतलब शायद कभी कोई गया हो, वैसे आप अभी छोटे हो तो अभी हो सकता है आप ना गए हो, नहीं गए हो तो अच्छा रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे क्या होता क्या है। मतलब सुला वाइन यार्ड में जो, मैं वहाँ पे ड्रिंक करने की बात नहीं कर रहा, मैं वहाँ पे वो बता रहा हूँ जो टेस्टिंग, अरे वहाँ पे टेस्टिंग वाला भी रहता है ना, वो मैं टेस्टिंग वाले की बात कर रहा हूँ। हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लोगों को साइंस पे फोकस करना है, मतलब कि क्या होता है, हर चीज़ हमको पता होना चाहिए। अरे केमिकल है भाई, सब कुछ पता होना चाहिए। तो जैसे वो जब वाइन, मान लो जैसे वाइन का जो ग्लास होता है आपने देखा होगा थोड़ा अलग होता है, जो वो वाइन को ग्लास में लेता है तो थोड़ा सा उसको हिला के भी दिखाता है, तो वो हिला के एक्चुअल में उसके एरोमा मतलब उसकी स्मेल को दिखाता है, और साथ में ये भी बोलता है कि वाइन जो होता है इसमें थोड़ा मतलब स्मॉल अमाउंट में एल्डिहाइड भी होता है। तो जब आप उसको ऐसे हिलाते हो तो वो जो वाइन जो मतलब जो एल्डिहाइड है वो एयर के कांटेक्ट में आता है, और जिसकी वजह से वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। वो ये खुद ही बोलता है, आप जब सुनो को भले उसको कुछ ना पता हो, जो समझा रहे उसको भले कुछ ना पता हो, पर वो बोलता है कि एल्डिहाइड इज प्रेजेंट इन दिस वाइन व्हेन वी मिक्स या व्हेन वी शेक इट देन एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड। वो खुद ही बोलता है एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज होकर वो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिसकी वजह से उसके टेस्ट में स्लाइट चेंज आता है। ये फैक्ट है। तो आप देखना जो टेस्ट वाला होता है कई बार बोलेगा आप इसको एक सिप पी लीजिए, और फिर उसको थोड़ा सा वो मतलब वो थोड़ा हिलाएगा, फिर बोलेगा इसको दोबारा पीजिए, तो आपको टेस्ट में थोड़ा सा कड़वापन आएगा, या फिर उसके टेस्ट में स्मॉल चेंज आएगा। या मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो कि आपने सुना होगा जो वाइन जो होता है वो जितना ओल्ड होता है उतना ही ज़्यादा उसका प्राइस होता है। मतलब वाइन का कभी एक्सपायरी नहीं होता, वाइन जितना ही ओल्ड होता है उतना ही ज़्यादा उसका प्राइस होता है। तो अगर आपके पास एक बॉटल है वाइन का, अगर वो पूरा क्लोज है तब तो वाइन बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर एयर नहीं जा रहा, मतलब जो भी एल्डिहाइड का अमाउंट जो भी प्रेजेंट हो मेंटेन। अरे अल्कोहल तो ही है, मैं एल्डिहाइड पर फोकस कर रहा हूँ।
क्योंकि अल्कोहल आप देखोगे तो वाइन में सिर्फ 12 to 13% होता है, सिर्फ 12 to 13% अल्कोहल होता है, बाकी उसके अंदर और भी चीज़ें होती है, उसमें एल्डिहाइड भी होता है ठीक ठाक। पर आपने जब एक बार बॉटल को ओपन कर दिया एक्चुअल में, तो उसके बाद क्या होगा कि वो अंदर जो प्रेजेंट है एल्डिहाइड, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप एक वाइन मान लो, एक फ्रेश बॉटल का वाइन लो, आप उसको मान लो कभी टेस्ट करते हो, जब आप बड़े हो जाओगे आप मान लो कभी टेस्ट किया, फिर उसी सेम वाइन को आप एक हफ्ते के लिए ओपन रख दो और फिर उसके बाद दोबारा टेस्ट करो, तो आपको टेस्ट जो होगा वो कड़वा आएगा, मतलब कि थोड़ा उसमें समझ लो कि वही क्योंकि उसमें विनेगर बन जाता है, विनेगर मतलब वही एसिटिक एसिड, तो उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। तो मैं आपको बताने की चाह रहा हूँ कि एल्डिहाइड बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर के कांटेक्ट में, इसलिए उसको जब स्टोर करते हैं तो उसको एसिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें पूछा जाता है कि एल्डिहाइड कैसे स्टोर करते हैं, तो एल्डिहाइड को हम लोग एसिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, वो बेसिक मीडियम एसिटल बनाता है और स्लाइटली एसिडिक मीडियम में दोबारा एल्डिहाइड रिकवर कर जाता है। अब देखो इसमें कुछ चलो रिएक्शंस कर लेते हैं। चलो पहले अच्छा कीटोन के भी स्टोरी लिख लेते हैं। कीटोन का तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, एक कीटोन है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, और ऊपर से कीटोन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी प्रेफर नहीं होता है। अरे एल्डिहाइड का बताया ना प्रेफर होता है, कीटोन पे उतना प्रेफर नहीं होता है। पर अगर आप इसको अल्कोहल में डाल दो तो इससे पहले क्या बनता है, मैं एक ही बार में करके दिखा रहा हूं। पहले बनता है ये एक OR और एक OH, इससे बनता है हेमिकीटल, और इसको अगर वही ज्यादा अमाउंट ऑफ एल्कोहल ला तो बनता कीटल। पर क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंडनेस बहुत ज़्यादा है तो ये बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एल्डिहाइड में एक साइड हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हर साइड कार्बन है, तो थोड़ा सा ये बनाना डिफिकल्ट होगा, पर फाइनली हेमिकीटल बन जाता है। तो हेमिकीटल एक्चुअल में थोड़ा सा मतलब सॉरी इसमें कीटल बन जाता है। कीटल थोड़ा सा बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर अगर साइक्लिक कीटोन अगर होता है तो ये थोड़ा सा प्रीफर करता है, क्योंकि साइक्लिक में अरे आपने बांध दिया ना तो स्टेरिक हिंडनेस कम होता है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो कि देखो फॉर्मेशन ऑफ कीटल इज डिफिकल्ट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, बट साइक्लिक कीटोन रिएक्ट विथ एल्कोहल एंड फॉर्म साइक्लिक कीटल बनाएगा। अरे साइक्लिक कीटोन है तो साइक्लिक कीटल मैंने लिखवा दिया भाई, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने कई बार नहीं लिखवाया साइक्लिक वर्ड, तो बच्चे बोलते थे सर एक दो क्वेश्चन में वहाँ लिखा था साइक्लिक कीटल, सर साइक्लिक कीटल क्या है? अरे भाई साइक्लिक कीटोन होगा तो साइक्लिक कीटल होगा तो लिख लो बस, होगा साइक्लिक कीटोन होगा तो साइक्लिक कीटल। चलो इसमें कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन तो भाई बहुत ही फास्ट होता है, तो अगर आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करते हो ये एक्सेस में है, तो इसका आपको प्रोडक्ट लिखना है। थोड़ा सा बेसिक मीडियम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको जितने भी मॉलिक्यूल तो उसमें फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तब तो मज़ा ही आ जाएगा। पर आप इसको लिख लो, ये इसमें मैं ग्लाइकोल का रिएक्शन बता रहा हूँ, वही सबसे ज़्यादा आता है। दिस इज ग्लाइकोल। तो इससे बनता है CH2 OCH3 और OCH3। अरे करवा के देखो, वही एसिटल बनेगा इससे। देखो पहले एक बार ये अटैक करेगा, फिर एक बार ये भी अटैक करेगा, अब 2 बार करवाना। ये ऐसे मॉलिक्यूल को करने का एक शॉर्टकट तरीका है। देखो वाटर बाहर निकाल दो। अरे जब सेकेंड टाइम अटैक होता था याद करो, तो वाटर बाहर निकलता है ना, वाटर बाहर निकाल दो। अल्टीमेटली बनेगा CH3 CHO CH2 O CH2 दिस मॉलिक्यूल। और यहाँ पे भी सेम भाई साइक्लिक कीटोन है तो रिएक्शन हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है, तो इसका प्रोडक्ट है। अदरवाइज कीटोन में करवाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। ये मॉलिक्यूल बन जाएगा
और अगर आप इसको थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक मीडियम में पानी पे डाल दो, तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम से अरे ये दोनों क्या बन रहे हैं, ईथर बन रहे हैं। ईथर में अगर H+ डालो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर याद है टूटते थे हम लोग, तो वही, तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में पानी में डाल दो तो H+ का अटैक कर देगा, फाइनली यहाँ पे OH आ जाएगा, वाटर बाहर निकाल देना, दोबारा बन जाएगा एल्डिहाइड। तो वही बेसिक मीडियम में बनता है और एसिडिक मीडियम में टूट भी जाता है, तो बहुत इजीली बनेगा, बहुत इजीली आपको ब्रेक भी कर जाता है। तो इसी के फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है, किसको, एल्डिहाइड को। कीटोन का नॉर्मली ऑक्सीडेशन नहीं होता तो कीटोन का नहीं करते, एल्डिहाइड को मेनली। ये क्या था, रिएक्शन विद अल्कोहल। अब वो रिएक्शन करने जा रहे जिसका हम लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था, रिएक्शन विथ वाटर, कि वाटर से रिएक्शन करने पे भाई क्या होगा। वाटर से रिएक्शन बहुत मतलब कई महीनों से चल रहा था कि सर मतलब एक कार्बन पे 2 OH होते तो सर आप पानी बाहर निकाल देते हो, तो अगर एल्डिहाइड को पानी में डाल दे तब क्या होगा। मतलब हम लोग पानी को बाहर निकाल कर एल्डिहाइड बनाते थे, अब एल्डिहाइड को पानी में डाला तब क्या होगा, तब ये समझते। देखो सबसे पहले होता क्या कि निकलते क्यों बाहर, मतलब देखो पहले इस बात को समझो, RCH ऐसे पहले इनको समझते हैं। देखो होता क्या है, एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल में थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप मॉलिक्यूल को फ्री करोगे तो देखो होता है एक्चुअल में क्या है कि मतलब कभी भी 2 बॉन्ड एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, बॉन्ड कभी भी क्रॉस नहीं करते। अगर ये मॉलिक्यूल फ्री है तो ये इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का ट्राई करेगा, ये इससे बनाने का ट्राई करेगा, तो थोड़ा बॉन्डिंग में थोड़ा मतलब क्रॉस हो सकता है, रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से ये बहुत अनस्टेबल होता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो व्हेन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन then both hydroxy group repel each other due to cross hydrogen bonding। मतलब एक दूसरे को रिपेल करता है, ये मतलब ये इससे बनाने का ट्राई करता है, इससे बनाने का ट्राई करता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन होता है ड्यू टू क्रॉस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इन दिस केस water molecule is released, so in this case water molecule is released and aldehyde is formed, और aldehyde बन जाता है। ठीक है, ये होता है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको देखो ध्यान से देखना। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, फॉर्मल्डिहाइड का ज़्यादा, एल्डिहाइड का कम, और कीटोन का और कम। कीटोन में स्टेरिक रिडनेस, तो देखो होता क्या है। अरे दोनों कार्बन है तो कीटोन, दोनों हाइड्रोजन है तो फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन एक हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड। आपने एक एल्डिहाइड एक कीटोन जो भी था उसको उठा के पानी में डाल दिया, ठीक, उठाया पानी में डाल दिया, तब क्या होगा इसको समझते हैं। अब देखो वाटर भी तो न्यूक्लियोफाइल है ना, अब ये भी तो अटैक कर सकता है, और अटैक करेगा, और उधर दूसरे साइड क्या है कि आप H को ट्रांसफर कर देना। अरे पहले ये O पे माइनस चार्ज आएगा और OH2 पॉजिटिव बनेगा, फिर H को ट्रांसफर कर देना। अरे वही IMPE जो लिखने में बहुत मजा आता है ना, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, ये मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, अब देखो है क्या, ये आपस में इक्विलिब्रियम में रहता है। ये अब आपने अगर एल्डिहाइड कीटोन को पानी में डाल दिया तो वही अटैक करता रहेगा, तो इससे ये बनता है और इससे ये बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन का जो K होता है, K वो काफी लो होता है, मतलब इस रिएक्शन का जो K होता है K इज लो। मैं आपको जैसे एग्जांपल बताता हूँ, वैसा कोई वैल्यू आपको याद नहीं करनी, और मुझे भी एग्जैक्टली वैल्यू नहीं याद है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। पर K का वैल्यू, जैसे मान लो एसीटोन है, दोनों CH3, तो K का वैल्यू नियरली 0.01 होता है। मतलब K का वैल्यू 0.01, मतलब कि अरे K पता है ना, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वही K। जैसे जैसे K का वैल्यू बढ़ेगा प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ता है। तो एसीटोन के केस में क्या होता है, K का वैल्यू 0.01 या उससे भी छोटा है, उसी के आसपास कुछ होता है, तो मतलब प्रोडक्ट नहीं बनता, मेनली रिएक्शन बैकवर्ड ही जाता है। पर आप जब एसीटोन से जब एल्डिहाइड की तरफ जाते हैं, जैसे मान लो एसिटाल्डिहाइड, तो K की वैल्यू 0.1, मतलब ऐसा हो जाता है 0.1, या फिर मान लो कि 0.5, तो मतलब ये माइनर है,
पर ये ठीक ठाक बनने लगता है, मतलब ये बनने लगता है वो कम हो जाता है। पर के की वैल्यू मान लो आपके पास, सपोज करो कि के मतलब अगर मान लो वो आपका फॉर्मल्डिहाइड हो गया तो दो हाइड्रोजन, तो के की वैल्यू इवन इसमें 10, 20, 50 होने लगता है, मतलब वहाँ पे ये ज़्यादा होने लगता है और वो कम। तो अरे वही जो आपने जो पढ़ा हुआ है वही। और इवन अगर आप यहाँ पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ लो जैसे CCl3 की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है तो इसका अटैक फास्ट होगा, तो इवन इसका अमाउंट बढ़ने लगता है वो, ठीक है। तो देखो कंक्लूजन क्या है, कार्बोनिल कार्बन पे जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या जैसे जैसे स्टेरिक इंडेक्स कम होगा, अमाउंट ऑफ, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा इसको एक ही पे तो इसको बोल सकते हैं जिम्नल, और एक ही पे जेम है जिम्नल डाइऑल, तो अमाउंट ऑफ जिम्नल डाइऑल बढ़ने लगता है, ठीक है। तो अब इसमें नीचे लिखो, इसमें नीचे लिखो as positive charge on carbonyl carbon increases and steric hindrance around carbonyl carbon decreases, amount of geminal diol increases. That is equilibrium constant of this reaction या फिर equilibrium constant of above reaction increases, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा बढ़ने लगता है, ठीक है। ये बढ़ेगा मतलब देखो क्या है, देखो अगर आपके पास एक एसीटोन, अरे और बड़ा होगा तब तो जैसे जैसे साइज बड़ा होगा तो और मतलब बड़ा होगा, तो मैं एक्चुअल में के की वैल्यू को ऑर्डर लिख रहा हूँ, के मतलब वही, अरे के का वैल्यू मतलब ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो के, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा होगा, रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड में जाएगी, तो इससे ज़्यादा होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H का, और उससे ज़्यादा होगा CH2 CO का, ठीक ऐसा, तो ये इसका ऑर्डर होगा। तो अगर आपके पास सपोज करो नॉर्मल कीटोन है तब तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा, नेग्लिजिबल बनेगा, ज़्यादा यही होगा। तो कीटोन के केस में तो तुरंत पानी बाहर निकालो और तुरंत बनाओ, ये कीटोन के केस में ये टूटेगा तुरंत यही आ जाएगा। एल्डिहाइड मान लो एसिटल्डिहाइड, ये मान लो कोई ऊपर हायर एल्डिहाइड है तब थोड़ा बहुत ये बनेगा पर ज़्यादा यही रहेगा। पर अगर एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड है तब ये ज़्यादा बनेगा, वो कम होता है, तो मतलब के की वैल्यू बढ़ने लगती है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना है। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन फॉरवर्ड साइड कम होता है, बैकवर्ड साइड ज़्यादा होता है, पर फॉर्मल्डिहाइड के केस में ऐसा नहीं है, मतलब क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड बहुत छोटा है एक्चुअल में, तो बहुत ईजिली वाटर से रिएक्शन कर जाता है। तो फॉर्मल्डिहाइड के केस में बहुत इजीली मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर कर जाता है, ठीक ठाक एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड के केस में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर जाता है। पर अगर आप चाहते हो कि सेफ साइड, देखो फॉर्मल्डिहाइड के केस में ये ठीक ठाक आगे हाई होता है, पर वही कि ये एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के क्रॉस करते दिक्कतें पैदा करते हैं। पहली बात तो आपको यही आ सकता है वाटर के साथ रिएक्शन का ऑर्डर, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो आपको पता ही होता है कि एल्डिहाइड का रेट ज़्यादा होता है कीटोन से, तो ये रेट ज़्यादा होगा। पर आप सेफ साइड रहना चाहते हो, अब देखो क्या कर सकते हैं। अगर आप इसकी रिएक्शन अगर वाटर के साथ करते हो, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे रिएक्शन फास्ट होगा। और देखो इसमें है क्या क्या, इसने इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली, जहां पे है इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अब अगर इस OH ने इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली तो अब ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रॉस नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल काफी स्टेबल होता है, ठीक है। ये तो वही नीचे लिखो इन केस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अमाउंट ऑफ जिम्नल डाइऑल या फिर अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, ये बहुत ज़्यादा होता है, इवन यही रिएक्शन होता है। और इस मॉलिक्यूल का पहले नाम लिख लेते हैं, देखो इसको क्लोरल बोलते हैं, और ये मॉलिक्यूल ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो इसको भी क्लोरल बोलते हैं। जिसको बोलना चाहो बोल दो, ये और ये एक्चुअल में एक ही है, पानी डाल दो तो ये बन जाता है, निकाल दो तो ये बन जाएगा, दोनों एक ही है, क्लोरल मॉलिक्यूल वो और ये। नॉर्मली क्लोरीन जो होता है
वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है ड्यू टू लार्ज साइज, ड्यू टू वेरी लार्ज डिस्टेंस। पर यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, जो अपने आप में एक अलग ही मतलब केस है। तो क्लोरल में क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। तो इसमें नीचे लिखो क्लोरीन नॉर्मली डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस, बट इन केस ऑफ क्लोरल मॉलिक्यूल क्लोरीन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्लोरीन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो मतलब जब आप कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो तो स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज भी आया और प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से OH इंगेज भी हो गया, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सी बढ़ने लगता है, ठीक है। पर नॉर्मल एल्डिहाइड में कम होता है, कीटोन में तो बहुत कम होता है। तो जैसे इसमें अगर आप CF3 लो CHO में, तो ये सब रिएक्शन नियरली 99.9% मतलब ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वैसे होती नहीं है, बहुत आराम से ये रिएक्शन हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसमें क्या होता है देखो, दो OH स्टेबल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, CF3 बहुत अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। तो मतलब ऐसा कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो आपके पास ये सब चीजें हो सकती है। आपने अगर इसको वाटर में डाला तब देखो क्या होगा, आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। और ये तो समझ में आ रहा है कि नॉर्मली दो हाइड्रोक्सी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर अगर ऐसा कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो एग्जिस्ट बहुत आराम से कर भी जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये नहीं होगा तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और रिपल करते हैं, फिर वाटर रिलीज कर देते हैं। तो ऐसे करने में क्या हुआ, ये इंगेज हो गए और बहुत आराम से एग्जिस्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक कार्बन पे नॉर्मली दो हाइड्रोक्सी एग्जिस्ट नहीं करते, वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं, पर ऐसे किसी केस में वो एग्जिस्ट कर भी जाते हैं वो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें थर्ड लिखते हैं, रिएक्शन विथ HCN, HCN के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो HCN, HCN जो है ये साइनाइड है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कई बार साइनोहाइड्रिन, ठीक है, या फिर बस HCN। तो HCN इज वेरी वीक एसिड, इवन इसकी एसिडिटी वाटर से भी काफ़ी कम होती है, कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन। HCN इज वेरी वीक एसिड, so HCN does not react directly with carbonyl group, ठीक है। HCN बहुत वीक एसिड है तो डायरेक्टली खुद रिएक्शन नहीं करता। तब इसमें देखो होता क्या है, मतलब अगर आप समझो एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, अगर आप इसकी रिएक्शन HCN के साथ डायरेक्टली करवाते हो तो वैसे होता नहीं है, पर नॉर्मली हमको वैसे करवाना मतलब जोड़ना इसी को ही है, पर वैसे होता नहीं है। तो कैसे करते हैं, तो पहले इसकी रिएक्शन KCN के साथ, या समझ लो कहीं से भी जो CN माइनस होगा उसके साथ करेंगे। तो ये CN माइनस पे अटैक करेगा और क्या बनेगा, O पे आएगा माइनस चार्ज, फिर R, फिर CN, और इस पे फिर अलग से H+ अलग से जोड़ा जाता है। मतलब अगर आप देखो हुआ क्या, अल्टीमेटली H और CN जोड़ा, तो अगर आप सीधा CN लोगे तो रिएक्शन नहीं होता है। तो पहले KCN डाला जाता है, CN माइनस ये जोड़ता है, और फिर बाद में H+ को अलग से डाल के ये मॉलिक्यूल बनाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सीधा HCN का रिएक्शन नहीं होता है, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, दो स्टेप में इसको करना पड़ता है। K+ का तो कोई काम ही नहीं है, K+ तो कुछ करता ही नहीं, तो क्या बनेगा इससे, देखो ये मॉलिक्यूल बनेगा। इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, और इस CN का हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये मैंने बहुत पहले बताया है लेक्चर्स में।
तो हाइड्रोलिसिस पता ही होता है, और जब हाइड्रोलिसिस करना होगा तो इधर साइड H पकड़ाना, इधर साइड OH और वाटर बाहर कर देना, ये मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, ये वैसे कायरल कार्बन है, तो इन सब पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, सब कायरल कार्बन है। मतलब अगर क्वेश्चन में ये आ रहा है तो नॉर्मली यहाँ से यहाँ तक तो जरूर आता है। ठीक है, कायरल कार्बन है। और अगर आप इसकी रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ कर देते हो, अमोनिया, तो अमोनिया के साथ करने पे एक्चुअल में क्या होता है, अमोनिया, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना ये, कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, एसिड और उसके डेरिवेटिव नॉर्मली क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो नॉर्मली ये अटैक करके इसको बाहर निकाल लेता है, और इससे कई बार बनता है जैसे CH3, CHOH और CONS2, ये सब मॉलिक्यूल बनते हैं एक्चुअल में। ठीक है, ये आगे चल के यही प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है। अभी चलो वो सब नहीं कर रहे, बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो मॉलिक्यूल से फिर वो मॉलिक्यूल मतलब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो हो जाएगा, और अमोनियस रिएक्शन कराओगे तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हो सकता है। तो चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसमें क्या स्टेरिफिकेशन भी करवा दें, या स्टेरिफिकेशन थोड़ा सा रुक जाते हैं? स्टेरिफिकेशन ऐसे बता रखा है, और भी कुछ स्टेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो इसमें ईस्टर बनना है ना, ये ईस्टर, तो मैं एक मिनट जरा टाइम देख लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो ईस्टर जो बनना है इसका स्टेरिफिकेशन भी करवा के देखते हैं। तो थोड़ा सा अलग स्टेरिफिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी ध्यान आ गया, मैं करवा देता हूँ, और फिर हो सकता है कि अदरवाइज मुझे ध्यान ना रहे, मैं आगे भूल जाऊँ। ये अलग स्टेरिफिकेशन है, नॉर्मली बुक्स में नहीं दिया रहता है, पर इस पर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो मैं देखो कुछ अलग चीज़ें बताने जा रहा हूँ। इसमें नीचे लिखो इंट्रा मॉलिक्यूलर स्टेरिफिकेशन, क्योंकि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ ली, अब हम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करने का टाइम आ गया। तब हम लोग कुछ रैंडम चीज़ें भी पढ़ लेंगे, कुछ चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, सब कुछ कवर कर लेंगे एग्जाम में। तो इंट्रामोलिकुलर स्टेरिफिकेशन, हम लोग इंट्रामोलिकुलर स्टेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। मतलब इंट्रामोलिकुलर में हो सकता है कई मॉलिक्यूल इंट्रामोलिकुलर भी हो, मतलब कि इंट्रामोलिकुलर का मतलब ये कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अब हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों हैं, मतलब कि कुछ ऐसा है। मतलब इंटरमोलिकुलर नहीं लिखना चाह तो रहे तो मत लिखो, या बल्कि इसकी जगह बेटर वर्ड है कि इसमें नीचे लिख लो, बाकी ये बल्कि हेडिंग ही लिख लो, स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन व्हेन हाइड्रोक्सी एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बोथ प्रेजेंट इन कार्बन चेन, ये ज़्यादा बेटर है। स्टेरिफिकेशन व्हेन बोथ हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट इन कार्बन चेन, अगर दोनों प्रेजेंट होते तो कैसे स्टेरिफिकेशन करते हैं, तो उस तरीके से। ठीक है, तो इसमें देखो पहला लिखते हैं, फर्स्ट लिखते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, स्टेरिफिकेशन मैंने जैसा पहले बताया है एसिडिक मीडियम में प्रेफर होता है, इसका बारे में ऑलरेडी बताया होगा, और बेसिक मीडियम में रिएक्शन थोड़ा बैकवर्ड जाता है, एसिडिक मीडियम में स्लाइटली एसिडिक मीडियम में प्रेफर होता है। तो देखो क्या है, अगर आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, देखो ये अल्फा है, अल्फा पे हाइड्रोक्सी जुड़ा है, तो वैसे में इसको आप 2 बार लिखो, और स्लाइटली एसिडिक मीडियम स्टेरिफिकेशन एक्चुअल में हो जाता है। तो इसका H और इसका OH बाहर, इसका OH इसका H बाहर, तो इससे बनता है RCHO C डबल बॉन्ड O, ये मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है,
तो ये आपके पास होगा एक्चुअल में, इसको थोड़ा सा हीट भी करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा हीट करते हैं, तो इसको बल्कि लिख सकते हो हीटिंग इफेक्ट ऑन अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑन अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कर सकते हो। तो आपके पास ये मॉलिक्यूल बनता है, तो यहाँ पे दो दो मतलब, तो देखो दो अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़े, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ आपका इंटर मॉलिक्यूलर स्टेरिफिकेशन। आप देखो नाम जो देना चाहो दे सकते हो, मैं आपको रिएक्शन समझा रहा हूँ, तो ये रिएक्शन नॉर्मली बुक में नहीं दिए रहते हैं, तो थोड़ा अलग से है, इनको आपको सोच के लिखना है, ठीक है। तो अगर दो आपके पास, मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप आ गया जहाँ पे एक ही कार्बन पे OH और COOH है, और मान लो आपको हीट करने के लिए बोला, तो आप ये रिएक्शन कर दोगे, ऐसा करोगे, और ऐसा करने से क्या होगा, वाटर दो बार बाहर निकाल देना, ठीक, ये रिएक्शन का सीक्वेंस होता है। तो चलो एक एग्जांपल समझ लेते हैं इसमें कि किस तरीके से रिएक्शन आपको आ सकते हैं। थोड़ा सा लंबा ही सीक्वेंस में करूंगा, तो जैसे इसका रिएक्शन कराओगे तो देखो क्या बनेगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस। अगर आपको सिर्फ इतना हाइड्रोलिसिस बोला है तो आप ये रिएक्शन यहाँ पे लाके छोड़ दोगे, CH3 CH2 CHOH और COH। पर आपको अगर मान लो इसको हीट दे दिया, हीट ऐसा लिख दिया, तो आप या तो हेडिंग लिखना चाहो लिख लो कि हीटिंग इफेक्ट ऑन हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा हेडिंग लिख सकते हैं। हीट करने पे अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 CO, इसको दो बार लिखना, और यहाँ पे होगा इंटर मॉलिक्यूलर, दो बार लिखा, इंटर मॉलिक्यूलर स्टेरिफिकेशन। अच्छा, एक CH भी होगा ना, इंटर मॉलिक्यूलर स्टेरिफिकेशन, तो ये प्रोडक्टों का इंटर मॉलिक्यूलर स्टेरिफिकेशन हो जाता है, ये इसका आंसर है हीट करने पे, ठीक है। तो जब आपका अल्फा हाइड्रोक्सी होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी, तो उससे ये बनता है अल्फा हाइड्रोक्सी से, अल्फा हाइड्रोक्सी होगा तो ये बन जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर स्टेरिफिकेशन होता है। मतलब कैसे पहचानोगे कि कार्बन पे OH और COOH दोनों था। अगर बीटा हाइड्रोक्सी हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप इसको हीट करते हो, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी, मतलब आप ये हेडिंग लिख लो वही, हीटिंग इफेक्ट ऑन हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मान लो बीटा पे है, तो इसको अगर हीट करोगे तो आज ही पता है पर्किन रिएक्शन, वाटर बाहर निकालो तो बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, वाटर इज रिमूव, तो लिख लो इसमें क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लो कि अगर ऐसा मॉलिक्यूल इसको हीट कर दिया तो आंसर क्या होगा, दिस, अरे क्रोटनिक एसिड, क्रोटनिक, क्रोटन एल्डिहाइड बताया था, क्रोटनिक एसिड, ठीक है भाई, ये हो गया। अब और क्या हो सकता है, गामा एंड डेल्टा। अरे गामा और डेल्टा क्या होता है, ये सब क्या मतलब, आप बोलोगे सर क्या बता रहे हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। देखो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगाए, कोई भी मतलब कोई भी, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका पहला वाला अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा और फिर डेल्टा, इसके आगे ईटा होता है, जरूरत नहीं पड़ती, वैसे डेल्टा तक ही इनफ होता है, ईटा इसके आगे होता है, वैसे ईटा, अरे ABCD होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर ईटा, जरूरत नहीं उसकी। तो इसमें क्या होगा, इसमें नीचे लिखो इन दिस केस इंट्रा मॉलिक्यूलर स्टेरिफिकेशन टेक प्लेस and water is released, in this case intramolecular esterification take place and water is released, ठीक है। तो देखो क्या है, समझो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा,
ठीक है, और भी होंगे इसमें, मैं उसको बात नहीं कर रहा। और ये गामा, अब आप इसको अगर हीट करोगे तो वो वाटर बाहर निकल जाएगा, और देखो कितना 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बनेगा। मतलब क्या होगा, देखो मतलब बाकी जो लगे वो लगे रहेंगे, ये इसमें बनेगा। और अगर मतलब गामा होगा तो 5 मेंबर का रिंग बनेगा। साइक्लिक स्टर मतलब 5 मेंबर का रिंग बनेगा, साइक्लिक स्टर होगा। और अगर आपके पास डेल्टा होता तो 6 मेंबर की रिंग बनेगा, साइक्लिक स्टर। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड 5 मेंबर रिंग इज फॉर्म एंड प्रोडक्ट हैव साइक्लिक स्टर। इसमें लिखो नेक्स्ट लाइन से लिखो वेयर एज इन केस ऑफ डेल्टा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड 6 मेंबर रिंग इज फॉर्म एंड प्रोडक्ट हैव साइक्लिक ईस्टर। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल तो अल्फा बीटा गामा, इसको हीट करो, फटाफट इसका आंसर लिखो सब लोग। प्रोडक्ट लिखते रहो उसमें सबके। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और O 3 कार्बन, इसमें ये होगा प्रोडक्ट। इसमें भाई एक अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक है, तो उस वाले कार्बन पे आपका CH3 भी है। मतलब आप लिख के देखना, ये इसका आंसर आएगा। इसमें देखो ये है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, तो आप करके देखो। ये इसका प्रोडक्ट होगा। ठीक, ये इसका प्रोडक्ट है। और इसमें आगे अल्फा बीटा गामा। ये बनेगा, या इसको ये बनेगा, ये मैं इसको इधर कर देता हूँ। ये इसको अगर आप बहुत अच्छे से करना चाहो ब्रिज वाला, तो इसको इस तरीके से इधर एक साइड 3 कार्बन, एक साइड 1 कार्बन, और ऐसा इस तरीके से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर आप इसकी जगह अगर आप बेंजीन रिंग लेते हैं, बेंजीन रिंग इज प्लेनर, सो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो बेंजीन रिंग क्या होता है, प्लेनर होता है, तो फिर वहां पे जो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। मतलब अब हम लोग इसके आगे रिएक्शंस को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।